गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। राहुल यादव सर कब आएंगे? पहला क्वेश्चन तो यही है। बस एक से दो क्लास और नेक्स्ट वीक में, जहाँ तक राहुल यादव सर आ जाएंगे नेक्स्ट वीक में मुझे एक से दो क्लास और लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सर आ जाएंगे तो आगे की क्लासेस सर कंटिन्यू करेंगे। सर प्रोजेक्टाइल मोशन में फील नहीं आ रहा। फील लेना भी नहीं है, फील लेके काम नहीं करना है, फिजिक्स है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। जैसे काइनेमेटिक्स किया था वैसे ही ये भी चल रहा है। यहाँ भी कुछ फील नहीं लेना, ठीक ना। हाँ, बस समझ में आना चाहिए कैसे करना है चीजों को, वो पता होना चाहिए। वो तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। गुड मॉर्निंग रोशन। व्हाट हैपेंड टू राहुल यादव सर? राहुल यादव सर को तो कुछ हुआ नहीं है बेटा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं नहीं यहाँ बताना चाहूंगा, सर तुम्हें खुद बताएंगे, ठीक है। जब सर आएंगे तो डिस्कस करेंगे, बताएंगे, उनके हिसाब से समझना, वो खुद बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ बेटा, इको आ रहा था। आई होप सही हो गया होगा। आई होप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक आ जाएंगे बेटा, ठीक ना। नेक्स्ट वीक में एक से दो क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपके सर आ जाएंगे तो आगे से वो कंटिन्यू करेंगे। सर आप राहुल यादव सर के जैसे ही बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा बेटा, समझ में आना चाहिए बस, ठीक ना। सर आई हैव ए प्रॉब्लम सर, हम वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन माइनस जी क्यों लेते हैं? किसी बच्चे ने पूछा है कि सर हम ए वाई की वैल्यू माइनस जी क्यों लेते हैं। देख बेटा, हमने वाई एक्सिस को ऊपर माना था वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, और जी नीचे होता है। वाई एक्सिस को ऊपर माना था, जी नीचे है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ए वाई की वैल्यू को माइनस जी लेंगे, ठीक ना। टूडी में थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, क्वेश्चन ही तो है। टूडी में कुछ नया नहीं है, आप वन डी में थ्योरी पढ़ चुके हो ना। टूडी में कुछ थ्योरी नहीं है। जो थ्योरी है, जो रिजल्ट याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो वन डी मोशन एक्स एक्सिस में अलग यूज करो, वन डी मोशन वाई एक्सिस में अलग यूज करो, दोनों को कंबाइन कर दो, फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सभी बच्चे स्क्रीन एक बार चेक कर लेना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैसेज कहाँ पे करना है, होस्ट या को होस्ट? होस्ट पे करना है बेटा, ठीक ना। मैसेज आप होस्ट पे करेंगे। को होस्ट वाले से तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप मेरे बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चेक करो बच्चे, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस, ठीक है। चलो, स्क्रीन दिखाई देने लग गई, आई होप सबको दिख रही होगी। चलो अब शुरुआत करते हैं ना, बिना कुछ लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन था टू डी मोशन का, जिसको मैंने बोला था उसमें कुछ रिजल्ट भी हैं, उनको याद रखना है। टाइम ऑफ लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब डेरिवेशन मैंने करा दिया था। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी, ये सब फार्मूले मैंने करा दिए थे। उस क्वेश्चन में 7 पार्ट्स तक तो करा दिया था, 3-4 पार्ट और बाकी रह गया है, उसको कराता हूँ। आई होप आप सब लोग सॉल्व कर भी लिए होंगे। चलो, 6 पार्ट तक तो हो गया था क्वेश्चन का, 6 नहीं 7th पार्ट हो गया था। आर इक्वल टू 4√h1 इंटू h2, ठीक है। रेंज की वैल्यू आ गई थी 4√h1 इंटू h2, यहाँ तक तो हो गया था। बाकी मेरे बच्चे सब कुछ कर चुके हैं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आप लोगों को। अब आ जाओ 8th पार्ट में। 8th पार्ट में पूछा क्या है, वापस मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द मैक्सिमम हाइट।
यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। और आई होप आप सभी लोगों को काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होगा ही। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। अब डायग्राम तो सबको याद हो गया होगा। ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, इधर हमने ले लिया एक्स एक्सिस। पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा है, ठीक है। जिस समय हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था ओरिजिन से t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। तो पार्टिकल की अगर इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पे v नॉट है ना, तो तुमसे कोई पूछे कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बताओ k1, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम इंटू स्पीड का स्क्वायर यानी v नॉट का स्क्वायर। जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। ये तो इनिशियल हो गई। फाइनल लेना है हाईएस्ट पॉइंट का। दूसरी काइनेटिक एनर्जी हमने तब निकालनी है जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। कर्व पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। और मैंने आपको बोला था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट cos थीटा के बराबर होगी। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और उसकी वैल्यू होती है v नॉट cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे बच्चे ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी k2 इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू स्पीड है v नॉट cos थीटा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो v नॉट cos थीटा का होल स्क्वायर। k1 k2 आ गया, दोनों का रेशियो ले लो तो k1 बाई k2। अब तो डिवाइड कर लोगे ना, हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर यहाँ भी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा। काफी बच्चों का आंसर सही भी है, मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको सही किए हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा। ये तो 8 पार्ट था। अब आ जाओ क्वेश्चन के 9th पार्ट में, ठीक ना। क्वेश्चन के सर एच मैक्स पे बेटा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एच मैक्स पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो नहीं लेंगे, वो तो हमने ले लिया ना। एच मैक्स पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी बची क्या, वी नॉट cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी में जो बची हुई स्पीड है वही काम आएगी, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नहीं बेटा ये रिजल्ट नहीं है, इसको क्वेश्चन की तरह करना है। जो रिजल्ट होगा उसको मैं बोल दूंगा, स्टार लगा दूंगा, किसको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे हमने वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ले लिया एक्स एक्सिस। ये है पार्टिकल का पाथ। t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू किया, और जब ये पार्टिकल वापस पॉइंट P पे अर्थ से टकराएगा तो यहाँ का टाइम t2 ले लिया और ये कैपिटल T के बराबर होगा। कैपिटल T के बराबर। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया, वी नॉट cos थीटा सही आंसर है बेटा, ठीक ना। काफी बच्चों का आंसर सही आ गया है। मैं भी अपनी तरफ से बता देता हूँ। जब पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल टाइम t1 इक्वल टू जीरो। जब ये पार्टिकल टकराने वाला होगा तो टाइम होगा t2 इक्वल टू कैपिटल T। एवरेज वेलोसिटी पूछा है ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, यानी ओरिजिन से चल के पॉइंट P तक पहुंचने में एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे लिए जो इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट का काम करेगा ओरिजिन और फाइनल पॉइंट का काम करेगा पॉइंट P। जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना,
एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डेल्टा एक्स मेरे बच्चे जानते हैं, और ये मेरे हिसाब से रेंज के बराबर होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर हो गया। टाइम मालूम है, दोनों वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा एक्स का मतलब रेंज होगा डेल्टा टी। जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी होगा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 की वैल्यू आएगी कैपिटल टी, तो अपॉन हो जाएगा कैपिटल टी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इनिशियल वेलोसिटी को एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है ना, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी तो होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तब डेल्टा एक्स तो हमें मालूम है ना, सीधा सीधा कंपोनेंट लेके सॉल्व करोगे बेटा तो भी आएगा, लेकिन डायरेक्ट मैंने रिजल्ट यूज कर लिया क्योंकि डेल्टा एक्स रेंज के बराबर हो गया, डेल्टा टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया। यहाँ वैल्यू पुट करो, रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। इसको जरा सॉल्व करो, जी से तो जी कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, देखो एक वी नॉट से एक वी नॉट गया, तो ऊपर बचा वी नॉट, नीचे बचा 2 साइन 2 थीटा की जगह लिख लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा की जगह रखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन नीचे क्या बचा साइन थीटा, एक वी नॉट से एक वी नॉट गायब हो गया, तो नीचे बच गया साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया, 2 से 2 गया, तो आंसर आएगा वी नॉट कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी है। तो इनिशियल से फाइनल टोटल मोशन के दौरान एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वी नॉट कॉस थीटा। ये था क्वेश्चन का 9th पार्ट। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन का 10th पार्ट। अगर हम क्वेश्चन के 10th पार्ट की बात करें ना, फिर से मैं 10th पार्ट का डायग्राम बनाता हूँ। आई होप सबके पास क्वेश्चन होगा 10th पार्ट का। मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, फिर कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो बच्चे, ये x ले लिया, ये y ले लिया। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर t कैसे ले लिया, कैपिटल टी। देख बेटा ना, डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी है। T2 की वैल्यू है कैपिटल टी, और माइनस T1 की वैल्यू है 0। तो t माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी के बराबर आएगा। नहीं बेटा, रेंज में 2 साइन 2 थीटा नहीं होता है, साइन 2 थीटा होता है अकेले। सर 8th पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्यों नहीं किया। कंपोनेंट कर लो बेटा, कंपोनेंट करने से फायदा क्या होगा तुम्हें, वी नॉट का ये वाला कंपोनेंट होगा वी नॉट कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट होगा वी नॉट साइन थीटा। कंपोनेंट करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में कंपोनेंट नहीं लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी लेते हैं। इसलिए हमें काइनेटिक एनर्जी लिखने में कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ गई। एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, मुश्किल होगा, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि पाथ की लेंथ निकालना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के 10th पार्ट में। 10th पार्ट में फिर से मैंने इसका पाथ बना दिया, कुछ ऐसा होगा। ये है मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच, यहाँ पे कैपिटल एच मैक्सिमम हाइट हो गई। यहाँ पे हमने मैक्सिमम हाइट के आधे को लेना है, मैक्सिमम हाइट का आधा हो गया h/2, और इसके आगे यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट का जो हाफ है
ये आएगा कैपिटल H/2। एवरेज स्पीड नहीं निकाल पाओगे बेटा, क्योंकि लेंथ निकालना पड़ेगा, और लेंथ निकालने के लिए जो ये पूरा पाथ दिखाई दे रहा है उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। वो लेंथ निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है अभी। बात समझ में आ गई? तो हमें एवरेज स्पीड से मतलब नहीं है, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है जिसमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एवरेज स्पीड नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन के 10th पार्ट में पूछा गया है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट के आधे पे मूव कर रहा होगा, जिस दौरान जिस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम हाइट के हाफ को क्रॉस करेगा। तन्मय, 8th पार्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे लिखे हैं सर? 8th पार्ट क्या था? हाँ तो 8th पार्ट में हाईएस्ट, अरे काइनेटिक एनर्जी निकालना है बेटा ना। देख, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो ओरिजिन पे वेलोसिटी कितनी है? v0 है, तो हाफ mv² में रिजल्टेंट वेलोसिटी में v0 रखेंगे। और हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट 0 हो गया तो x कंपोनेंट v cos थीटा बचा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² रखोगे तो vy 0 है, तो यही तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v cos थीटा। काइनेटिक बट डायरेक्शन डिफरेंट है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। सर मास दिया रहेगा तो mgh यूज करेंगे, mgh काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का एंगल से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए डायरेक्शन डिफरेंट होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ 10th पार्ट में। हाँ, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है, ठीक ना। अब आ जाओ क्वेश्चन का 10th पार्ट। 10th पार्ट में पूछा है कि जब ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट के आधे को क्रॉस कर रहा होगा, जिस टाइम इंटरवल में पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट के आधे को क्रॉस कर रहा होगा, उस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, आंसर सही भी है। ठीक है, जैसे आयुष हो गया, v0 cos थीटा सही है। देखो, पार्टिकल जब अपने मैक्सिमम हाइट के आधे को क्रॉस करेगा ना, ए पे होगा और बी पे होगा। पॉइंट ए पे मान लो किसी टाइम t1 पे था, t=t1, और पॉइंट बी पे ये टाइम t=t2 पे था। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल ए से चल के बी पे गया होगा, जिस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम हाइट के आधे वाली पोजीशन पे पहुंचा होगा, उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी बताओ। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 10th पार्ट का मतलब ये है कि जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के आधे को क्रॉस कर रहा होगा जिस टाइम इंटरवल में, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ। यानी जब ये ए से चल के बी तक जाएगा तो टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्योंकि अभी भी ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, और ये काम करेगा डेल्टा एक्स का। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स की वैल्यू, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा एक्स होगा। अब पॉइंट ए के करेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू मान लो x1 है, और पॉइंट बी के करेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू मान लो x2 है। तो जो डेल्टा एक्स होगा ना, डेल्टा एक्स होगा x2 माइनस x1। डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 आएगा, अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू होगी t2 माइनस t1। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा एक्स की वैल्यू x2 माइनस x1 और डेल्टा टी की वैल्यू t2 माइनस t1 होगी। ठीक है, अब x2 और x1 की वैल्यू निकालते हैं जरा। इसी टाइम टी पे जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, उसका फार्मूला तुमको पता है,
एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस होता है हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, प्लस यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू आपको याद है वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, प्लस ए एक्स की वैल्यू 0 है, आप पहले ही लिख चुके हो, इंटू टी का स्क्वायर। यानी किसी टाइम टी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम टी। ठीक है। अब टाइम t1 पे अगर x1 निकालना हो तो टाइम t1 रखेंगे, तो x1 इक्वल टू, अगर x1 निकालना हो तो टाइम t1 होगा, और अगर इसको x2 करोगे तो टाइम t2 होगा। यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू निकालो तो x1 हो गया वी नॉट कॉस थीटा इंटू t1, और x2 की वैल्यू जब निकालोगे ना, ये आ जाएगी वी नॉट कॉस थीटा इंटू t2। x1 और x2 आ गए। ठीक है, x1 और x2 आ गए, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो एवरेज वेलोसिटी है ना, ये क्या है x2 माइनस x1। इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर x2 माइनस x1, x2 और x1 की वैल्यू पुट करो। x2 हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा इंटू t2, माइनस x1 हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा इंटू t1, अपॉन नीचे आएगा t2 माइनस t1। ऊपर v नॉट कॉस थीटा कॉमन है, बाहर करो, तो v नॉट कॉस थीटा को ऊपर से कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा t2 माइनस t1, अपॉन नीचे हो जाएगा t2 माइनस t1। कैलकुलेशन का आपको आता है, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी v नॉट कॉस थीटा। यानी यहाँ का आंसर भी आ गया v नॉट कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। ठीक है। नहीं तान्या बेटा पूछ रही है कि ओरिजिन से ए का टाइम t1 निकालना पड़ेगा। नहीं, t1 और t2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि t1 और t2 तो कैंसिल हो गए, ठीक ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये तो था क्वेश्चन का 10th पार्ट। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, 11th पार्ट में। क्वेश्चन का 11th पार्ट, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखना मैं एक ही में दे दिया हूँ, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, फिर से एक्स और वाई एक्सिस डिसाइड कर लिया, इधर एक्स ले लिया, इधर वाई ले लिया। अब यहां से ये पार्टिकल का पाथ हो गया। ठीक है, अब हमको इतना तो पता है ही कि वेलोसिटी ओरिजिन पे एक्स डायरेक्शन में है वी नॉट कॉस थीटा। इधर मैं कंपोनेंट लिख रहा हूँ, ये तो याद हो गया होगा तुम्हें। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वी नॉट साइन थीटा। एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम है। टाइम की बात किया है, जिस टाइम पे क्वेश्चन में, उस टाइम की बात किया है जिस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल बना रही हो, बिलो। ठीक है, जैसे मान लो हमने किसी टाइम पे पार्टिकल को यहाँ पे ले लिया ए पे, तो अगर तुमने पार्टिकल को पॉइंट ए पे लिया ना, तो ए पे वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में इधर आएगी, और इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से ऊपर होगा। अगर तुमने किसी टाइम टी पे पार्टिकल को पॉइंट ए पे कंसीडर कर लिया, तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी भी इधर होगी, और इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल ऊपर की तरफ आएगा, एबव हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है कि वेलोसिटी बिलो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। इसका मतलब पता है, अगर तुमने पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट के पहले कहीं कंसीडर किया किसी पॉइंट ए पे, अगर तुमने पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट के पहले किसी पॉइंट ए पे कंसीडर किया, तो जो वेलोसिटी का एंगल है वो एबव हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर होगा। इसका मतलब ये पोजीशन कंसीडर नहीं करना है। जरा हाईएस्ट पॉइंट के आगे जरा देखना, हाईएस्ट पॉइंट कैपिटल एच हाइट है, इसके आगे कोई पॉइंट जरा कंसीडर करो बी।
पॉइंट बी पे जब वेलोसिटी निकालोगे ना, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगी, वेलोसिटी इधर होगी, ये वी होगी, ठीक है। अगर हमने एच मैक्स के राइट में कोई पॉइंट बी कंसीडर किया, तो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी जो वी है ना, वो नीचे की तरफ इधर होगी। अब हॉरिजॉन्टल जरा यहाँ लाइन खींचना, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। अब इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल जो एंगल है ना, वो नीचे है। बात समझ आ गई? अगर तुमने पार्टिकल को पॉइंट ए पे लिया तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के एबव एंगल है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। अगर हमने पार्टिकल को किसी पॉइंट बी पे कंसीडर किया तो वेलोसिटी इधर आएगी। अब इस वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के नीचे है, बिलो हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब जो क्वेश्चन की पोजीशन है ना, उसको पॉइंट बी पे लेना पड़ेगा, ये हमें सोचना था। पॉइंट ए पे लेने पे एंगल एबव हॉरिजॉन्टल है, इसको कंसीडर नहीं करना। पॉइंट बी पे लेने पे एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो इसी को कंसीडर करना है। क्वेश्चन में यही दिया है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो ये वाला एंगल है ना, ये θ/2 है। क्वेश्चन के हिसाब से एंगल θ/2, ठीक है। अब जरा पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना। इस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v cos θ/2, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा v sin θ/2। पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v cos θ/2, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा v sin θ/2, ठीक है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब देखो बच्चे, हमें एक रिजल्ट मालूम है। वो रिजल्ट क्या है? हाँ, वर्टिकल नेगेटिव होगा बेटा। परी ने लिखा है कि सर वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव होगा ना। हाँ, नेगेटिव होगा। अगर इक्वेशन में लिखोगे तो नेगेटिव होगा। डायग्राम बनाया है तो डायग्राम में नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना। लेकिन हमें वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब भी नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। एक रिजल्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, सभी बच्चों को याद भी है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओरिजिन पे है, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी पे भी आएगा। तो ओरिजिन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v नॉट cos थीटा, और बी पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos θ/2। ये दोनों सेम होंगे। सिर्फ वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो रही है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ पे, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी पे भी होगा। तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर दो। जब दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करोगे, तो बी पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चे v cos θ/2, और ओरिजिन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v नॉट cos थीटा। दोनों को इक्वेट कर दिया। हाँ बेटा, ये हमेशा वैलिड है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमेशा वैलिड है। यहाँ से v की वैल्यू जरा निकालो। ये हो जाएगा v नॉट cos थीटा। cos θ/2 को राइट में ले जाओ, तो आंसर होगा v नॉट cos थीटा अपॉन cos θ/2। ये फाइनल आंसर आएगा। सर वर्टिकल कंपोनेंट तो गलत लिखा है आपने। गलत नहीं लिखा है बेटा, v sin θ/2 है, नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। वाव्या, ठीक है ना। y कंपोनेंट से मतलब नहीं है, वो नीचे की तरफ आएगा, साइन में होगा, ठीक ना। v और v नॉट अलग अलग हैं। हाँ बेटा, v और v नॉट अलग अलग है ना। अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। θ/2 कैसे आया? प्रभु का कहना है θ/2 कैसे आया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है θ/2 लेना है। हर्षिता, v cos θ/2। सर फिर एक्सप्लेन कर दो। आदित्य, एक लाइन में फिर मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुना करो बच्चे। मैंने ये बोला
कि किसी टाइम टी पे पार्टिकल अगर पॉइंट बी पे होगा तो इसकी वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से नीचे होगा, बिलो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ए पे एंगल ऊपर है तो हमें बिलो से मतलब है, यानी पार्टिकल बी पे होगा। और बी पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा बाई 2 आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी चेंज नहीं होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी पे वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ पे, दोनों को इक्वेट कर दिया तो v cos थीटा बाई 2 इक्वल टू v cos थीटा आ गया। तो v आ गया v नॉट cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। यहां तक तो क्वेश्चन थे। ये था कौन सा पार्ट, ये 10th था या 11th पार्ट था? ये 11th पार्ट था, ठीक ना। 10th तो पहले ही हो गया था। ये है क्वेश्चन का 11th पार्ट। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। लेकिन जो इसी में कुछ और पॉइंट्स हैं, जरा उनको समझना। इसी में कुछ और पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। व्हाई नॉट टेकन वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, तो उसका फायदा उठा लिया, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, कुछ पॉइंट्स हैं जरा देखना। क्वेश्चन तो खत्म हो गया लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझना है, ठीक है। जैसे इसको नोट में मैं लिख देता हूँ, ये भी कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स को भी हमें याद रखना है। मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिजल्ट आएंगे, उन रिजल्ट्स को हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे इसमें पहले पॉइंट पे आते हैं, ठीक। कुछ बच्चों को कचरा गाड़ी दिख रही है, आवाज लग रहा है याद है, आवाज पहचानते हो क्यों? स्वच्छ भारत का इरादा चल रहा है ना, साउंड सुन के याद आ गया। हाँ सर, ये तो कचरे वाली गाड़ी है। अच्छी बात है, कचरा घर के बाहर फेंकना चाहिए, साफ सफाई बनाए रखो अपने आसपास, ठीक है। पढ़ाई लिखाई भी करते रहो। हाँ बेटा, ये कोटा की कचरा गाड़ी है, जब आती है ना तो याद दिलाती है कि मैं आ गई हूँ, अब सब लोग अपने अपने घर का कचरा निकाल के हमें दे दो, अब मैं ले आके कहीं और फेंक दूंगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, कचरा गाड़ी से वापस आ जाओ। देखो बच्चे, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिजल्ट आएंगे जिनको हमें याद रखना होगा। वो रिजल्ट क्या क्या है वो देखो जरा। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले की कोई बात करें ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आया था 2v0 sin थीटा बाई जी, ठीक है। इसमें क्या करो, इसको लिख सकते हो 2, जो ये v0 sin थीटा है ना, v0 sin थीटा, अगर तुम्हें याद हो तो इसी को मैंने नाम दिया था ui। जो v0 sin थीटा है ये ui कहलाता है। v0 cos थीटा, इसको हमने ux लिखा था, तो v0 sin थीटा की जगह पुट करो ui, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ना, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ui अपॉन जी। इसको थोड़ा और चेंज करके लिख सकते हो 2 टाइम्स ui अपॉन जी, का मतलब है ay का मैग्नीट्यूड। चाहे ay का मैग्नीट्यूड लिखो या जी लिखो, बात तो एक ही है। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट के दूसरे फार्मूले को भी याद रखना। ये फार्मूला होगा t इक्वल टू 2v0 sin थीटा बाई जी, या 2ui बाई जी, या 2 टाइम्स ui बाई ay। इसको याद रखना है। बात समझ में आ गई? दूसरा फार्मूला मैंने लिखा था मैक्सिमम हाइट का, h का फार्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तो फार्मूला याद है ही मेरे बच्चों को। इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख दो, अपॉन होगा 2g। फिर से v0 साइन थीटा का मतलब हमारे लिए ui है, v0 साइन थीटा का मतलब ui होगा, तो v0 साइन स्क्वायर थीटा का, v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर लिखोगे तो इसको लिख सकते हो ui का स्क्वायर बाई 2g। जी को तुम ay भी लिख सकते हो, तो ui का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ay। ये मत कहना सर ay तो नेगेटिव होता है, नहीं बेटा नेगेटिव नहीं, बस मैग्नीट्यूड लिखना है। सर ये हमेशा जी ही होगा ना? हाँ, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जी आएगा, अगर प्रोजेक्टाइल और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो।
सिचुएशन चेंज होगी तो ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जी लेंगे। कपिल का कहना है सर जी की वैल्यू -10 नहीं, नेगेटिव नहीं रखना, मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड लेना है, जरूरत पड़ने पे जी को +10 लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जरा रेंज के फार्मूले में। रेंज का फार्मूला मैंने बताया था V0² sin2θ/g। इसको थोड़ा चेंज करो, इसको लिख सकते हो V0² sin2θ का मतलब होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखते हैं, इसको लिख लो, 2 को किनारे करो बच्चे, एक जगह लिख लो V0 sin थीटा इंटू एक जगह लिख लो V0 cos थीटा, नीचे आ जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या होगा, V0 और V0 मिलकर V0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 2 किनारे कर दिया, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब देखो जो V0 साइन थीटा है ना, V0 साइन थीटा को मैंने बोला था ये UI है, और V0 cos थीटा आप जानते हो UX का काम करेगा, तो V0 cos थीटा बन जाएगा UX, और V0 sin थीटा की जगह आ जाएगा UI। ये दोनों वैल्यू पुट करो, जब पुट करोगे बच्चे तो रेंज आ जाएगा 2 टाइम्स UX इंटू UI अपॉन जी। UX UI को आगे पीछे कर लिया, या इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स UX इंटू UI अपॉन AY। इस रिजल्ट को भी याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट के इस दूसरे वाले फॉर्म में जो रिजल्ट आया इसको भी याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट पे आ जाओ, फिर से वापस टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है ना, टी होता है 2V0 साइन थीटा अपॉन जी। V0 को फिक्स मान लो, हमें क्या करना है, V0 को कांस्टेंट मानना है, फिक्स्ड मानना है, इसको चेंज नहीं करना। अगर V0 कांस्टेंट है तो क्या होगा ये हमें देखना है, तो इनिशियल स्पीड को कांस्टेंट मानना है। तो अब अगर V0 कांस्टेंट है ना, तो टाइम को चेंज करोगे तो साइन थीटा चेंज होगा, थीटा वेरिएबल है यहाँ पे, आप अपनी मर्जी से थीटा को चेंज कर सकते हो। तो अगर टाइम चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा। अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट को मैक्सिमम लिखना चाहते हो फॉर टी मैक्स, अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट को मैक्सिमम करोगे तो साइन थीटा भी मैक्सिमम होगा, टी बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, टी मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो टी को मैक्सिमम करने के लिए बच्चे साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होती है, और अगर साइन थीटा 1 है इसका मतलब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। यानी अगर तुमने 90 डिग्री पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आएगी 2 इंटू V0 साइन थीटा तो 1 हो गया अपॉन जी। यहाँ पे साइन थीटा को 1 रख दिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई 2V0/g। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, जी, ठीक है। सेम तरीके से अब आ जाओ मैक्सिमम हाइट पे, कैपिटल एच। कैपिटल एच का फॉर्मूला मैंने बताया था V0² साइन स्क्वायर थीटा/2g। जो मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताया था V0² साइन स्क्वायर थीटा/2g। इसको आप लिख सकते हो फिर से, अगर h को मैक्सिमम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि h मैक्सिमम हो, तो अगर h को चेंज करोगे तो साइन थीटा चेंज होगा, h मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा भी मैक्सिमम होगा। तो अगर आप h को मैक्सिमम करना चाहते हो ना,
तो साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फिर से क्या होगी, 1 होगी। और अगर साइन थीटा 1 है तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। यानी अगर आप 90 डिग्री पे फेंकोगे ना, तो उस केस में जो मैक्सिमम हाइट h है, ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कैपिटल H की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो कैपिटल H की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर, साइन थीटा तो 1 हो गया, अगर साइन थीटा 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, अपॉन हो जाएगा 2 इंटू जी। तो नीचे आ जाएगा अपॉन 2 इंटू जी। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, आप मोशन अंडर ग्रेविटी में ये सब फार्मूला पढ़े होंगे। ई मैक्स की वैल्यू आ गई 2 वी नॉट बाई जी, एच मैक्स आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। ये 1D का फार्मूला बन गया, 2D से 1D बन गया, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। ठीक है, ये सब कहानी हो रही है जब वी नॉट कॉन्स्टेंट है। अब जरा रेंज पे आ जाओ मेरे बच्चे। अगर तुम यहाँ पे रेंज की बात करोगे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गई, अब वापस आ जाओ फिर से रेंज के फार्मूले पे। रेंज का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे फिर से अगर रेंज को चेंज करोगे तो साइन थीटा चेंज होगा, रेंज मैक्सिमम होगा तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे फिर से अगर आप रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हो ना, तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 आएगी। ठीक है ना, तो साइन 2 थीटा अगर 1 करोगे तो टोटल एंगल 2 थीटा है, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी, टोटल एंगल 90, यानी 2 थीटा 90, तो थीटा क्या हो जाएगा 45। तो ध्यान रखना, रेंज को मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू 45 होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए 90 है, लेकिन रेंज को मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू 45 आएगी। और अगर इस साइन 2 थीटा को 1 रखते हो तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप रेंज की मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे ना आर मैक्स, तो रेंज की मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है ना, आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, तो 1 रखेंगे, अपॉन नीचे आएगा जी, तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी। ये है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज। पता है इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे फेंका तो सबसे दूर जाके गिरेगा। ठीक है ना, अगर आपने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल सबसे दूर जाके गिरेगा। पता है जो प्लेयर होते हैं ना, तुमने गेम्स देखे होंगे, कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े स्फेयर होते हैं, उनको फेंकना होता है, कहीं भाला फेंकने वाली जो गेम्स होती हैं, प्लेयर होते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे गेम भी होती हैं। ठीक है ना, जेवलिंग थ्रो, बाकी शॉटपुट जो इवेंट्स होती हैं, उसमें पता है जो प्लेयर होते हैं वो खूब प्रैक्टिस करते हैं। दो बातों की प्रैक्टिस करते हैं। पहली बात तो ये है, पहली बात क्या है कि उनके अंदर ताकत होनी चाहिए, वो तो जरूरी है। और दूसरा काम वो ये करते हैं, वो इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि उस स्फेयर को 45 डिग्री पे फेंके, क्योंकि दो लोग हैं, दोनों लोगों की ताकत सेम है। तो जो 45 पे फेंकेगा उसकी गेंद सबसे दूर जाएगी, और जो 45 से किसी और एंगल पे फेंकेगा तो उसकी गेंद कम दूर जाएगी। तो मेडल जीतने के लिए ताकत की भी जरूरत होती है, और इस बात की भी प्रैक्टिस करते हैं लोग कि 45 डिग्री पे फेंके ताकि बॉल सबसे दूर जाके गिरे। क्रिकेट में भी यही है, अगर तुमने शॉट मारा और अगर वो 45 डिग्री पे बन गई ना तो सबसे दूर भागेगी, किसी और एंगल पे मारोगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो बच्चे, इससे रिलेटेड थर्ड पॉइंट। ये जितने पॉइंट्स बता रहा हूं सब याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में सब काम आएंगे। मान लो
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने थीटा लिया। रेंज क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। ये तो रेंज का फॉर्मूला हो गया। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो रेंज आर है। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। हमने क्या किया, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है ना, तो रेंज का नाम दे दिया आर थीटा। जिस एंगल पे आपने फेंका वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो रेंज हमने ले लिया आर थीटा। दूसरे केस में अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा लेते हो, इस केस में हमने रेंज को बोल दिया आर 90 माइनस थीटा। अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लेते हो तो रेंज आर थीटा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा लेते हो तो रेंज आर 90 माइनस थीटा ले लिया। अगर इस फार्मूले में, रेंज के फार्मूले में, अगर आप यहाँ पे थीटा लोगे तो रेंज आर थीटा होगा। अगर यहाँ पे थीटा है तो रेंज आर थीटा होगा। लेकिन अगर तुमने थीटा को 90 माइनस थीटा लिया तो रेंज क्या हो जाएगा, आर 90 माइनस थीटा। अगर एंगल थीटा है तो ये आर थीटा होगा। अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लोगे तो रेंज आर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू जरा पुट करो। तो अगर आप यहाँ से आर थीटा लिखते हो ना, तो आर थीटा की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तो आर थीटा हो गया। और अगर आप आर 90 माइनस थीटा लिखते हो बच्चे, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह आएगा 90 माइनस थीटा अपॉन होगा जी। और 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। अब जरा इसको सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व करोगे ना, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करो तो साइन हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आर 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है ना, ये हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा नहीं बेटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा की जगह आएगा साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। और अगर ध्यान से देखो तो ये आर थीटा के बराबर है, ये आर थीटा के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर 90 माइनस थीटा है, ये रेंज वही होगी जो आर थीटा पे है। यानी इस रिजल्ट को भी याद रखना, चाहे आप बॉल को थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों केस में रेंज इक्वल आएगा, सेम आएगा। बॉल को चाहे आप थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों केस में रेंज सेम आएगा। यानी चाहे आप बॉल को 30 डिग्री पे फेंको या 90 माइनस 30 60 डिग्री पे फेंको, दोनों केस में रेंज सेम आएगा। या चाहे आप बॉल को 20 डिग्री पे फेंको या 90 माइनस 20 यानी 70 डिग्री पे फेंको, दोनों केस में रेंज सेम आएगा। यानी थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज की वैल्यू सेम आएगी। बात समझ में आ गई ना? अब जरा इसको अगर डायग्राम से समझना चाहो, एक डायग्राम में बनाता हूँ समझने के लिए। बच्चे देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ले लिया x, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने ले लिया y। पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका, एक को हमने फेंका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे v नॉट वेलोसिटी से, ठीक है, और दूसरे को 60 डिग्री पे फेंका सेम v नॉट वेलोसिटी से। स्पीड को सेम रखना है। पहले वाले का जो एंगल है ना, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एंगल हमने रख दिया 60 डिग्री
और नीचे वाले का एंगल हमने ले लिया 30 डिग्री। ऊपर वाले को 60 पे फेंका, नीचे वाले को 30 पे। दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो पता है क्या होगा, दोनों की रेंज सेम आएगी। रेंज सेम होने का मतलब दोनों अर्थ से सेम पॉइंट पे टकराएंगे। जो 30 डिग्री वाला है वो ऐसे जाएगा इस वाले पाथ पे, और जो 60 डिग्री वाला है ये थोड़ा ऊपर जाएगा और ऊपर से घूम के वापस सेम पॉइंट पे टकराएगा। और दोनों की जो रेंज है ना आर, ये रेंज दोनों की सेम होगी, ये इसका मतलब है। बात समझ में आ गई। अगर थीटा और 90 माइनस थीटा 30 और 60 पे फेंकोगे तो रेंज सेम आएगी। सेम डायग्राम 20 और 70 का भी बनेगा। एक बच्चा बार बार लिख रहा है कि सर 0 और 90 डिग्री पे क्या होगा। बेटा 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 90 डिग्री पे सीधे ऊपर जाएगा। और 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 0 पे फेंकोगे तब तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलने लगेगा सीधे। तो 0 डिग्री पे नहीं फेंकना है, ध्यान रखना। 0 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे तो 1D मोशन हो जाएगा। अगर तुमने 0 पे फेंका तो 1D मोशन हो जाएगा, उससे हमें अभी मतलब नहीं है। आई होप आपको सब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस रिजल्ट को भी हमें याद रखना है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होगा। ये समझने के बाद अब जरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। ये सारे पॉइंट रिजल्ट हैं, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम तो सेम है, अब इसको मैं फटाफट ड्रॉ कर दूंगा, सभी बच्चों को याद भी हो चुका है मेरे हिसाब से। ये एक्स ले लिया, इधर वाई ले लिया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया वी नॉट कॉस थीटा, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया वी नॉट साइन थीटा। यूएक्स की वैल्यू आपको याद है, यूएक्स आपको याद होगा वी नॉट कॉस थीटा, यूवाई की वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा, एक्स की वैल्यू है 0, ay की वैल्यू है -g, एक्स नॉट की वैल्यू है 0 और वाई नॉट की वैल्यू भी है 0, ठीक है। अब जरा आ जाओ किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे अगर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट होगा x नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ये सारी बातें अब याद है, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। खुशी आवाज नहीं आ रही, चेक करो बेटा, बाकी सबके साथ भी सेम दिक्कत है क्या, आ रही है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, आ रही है। नेटवर्क चेक करो बेटा, काफी बच्चों के पास आवाज आ रही है। जिनके पास आवाज नहीं जा रही है नेटवर्क का इशू होगा, एक बार चेक करना नेटवर्क, ठीक है। आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है, ठीक ना। अब क्या नेटवर्क का इशू होगा, हो सकता है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। चलो बेटा अब यहाँ पे मैं फटाफट वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि कुछ भी मैं नया नहीं बता रहा हूँ। एक्स नॉट की वैल्यू आपको पता है 0 है, यू एक्स की वैल्यू है वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी प्लस ए एक्स की वैल्यू 0 है तो हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है ना, x की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर जिनके पास आवाज नहीं जा रही है उनको आपका पढ़ाया हुआ कैसे समझ में आएगा। बेटा अगर नेटवर्क का इशू है किसी वजह से ना, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग भी जाती है बाद में। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो बता रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग वापस भी जाएगी। अगर किसी के यहाँ नेटवर्क का इशू है तो उसकी वजह से हम पढ़ाना तो छोड़ नहीं देंगे, ठीक है ना, बाकी सारे बच्चों का नुकसान होगा ना। इसलिए जिन बच्चों के पास आवाज नहीं जा रही है एक बार रिफ्रेश करके देखो, सही हो जाना चाहिए। बाकी बाद में रिकॉर्डिंग जाएगी, आप सुन लेना, ठीक ना। बाकी सबको तो आवाज जा ही रही है।
देखो ये हो गया x इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम काम जरा y डायरेक्शन में करना। y डायरेक्शन में अगर आप लिखोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा y नॉट प्लस हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस होगा हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो बच्चे, y नॉट की वैल्यू 0, यू वाई की वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा इंटू है टी प्लस है हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, ये y हो गया। यानी y की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में x टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम का फंक्शन, अगर आप टाइम को चेंज करोगे तो x चेंज होगा। इक्वेशन नंबर 2 में भी अगर आप टाइम को चेंज करोगे तो y चेंज होगा। इसका मतलब x और y दोनों टाइम पे डिपेंड करते हैं। अगर पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चलेगा तो 2D मोशन होगा, उसका x और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये बात मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ। यानी पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। यानी x और y कोऑर्डिनेट एक थर्ड पैरामीटर टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। हमें क्या करना, इस टाइम को एलिमिनेट करना है और y और x में रिलेशन निकालना है। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके हमें y और x में रिलेशन निकालना है। ठीक है, हमें x और y में रिलेशन निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से देखो कैसे सॉल्व करना है। y और x में रिलेशन निकालना, टाइम को हटाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 से टाइम की वैल्यू अगर आप निकालोगे ना, ये हो जाएगा x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, और इस t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये जो t आया है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम टी। यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, इंटू टाइम की जगह आएगा x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, आगे आएगा प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। तो t की जब वैल्यू पुट करोगे तो आएगा x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, टाइम को निकाला और इस टाइम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अनुकृति, इस सर एक बार और बता दो, ठीक है ना, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, चेक करना। मैंने क्या किया बेटा, किसी टाइम टी पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स की वैल्यू पुट किया तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, एक्स की वैल्यू 0 रखा। y लिखा y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यू वाई की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी रखा। ये आ गया x और y किसी टाइम t पे। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है कि x और y में रिलेशन निकालना है, टाइम t को दोनों इक्वेशन का यूज करके एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से t निकाला तो t आ गया x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, और इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा, t की जगह पुट किया x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके यहाँ माइनस हो गया, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो टी की जगह पुट किया x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करो बेटा।
जब इसको सॉल्व करोगे ना तो y इक्वल टू, अब यहाँ देखो v0 से v0 गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होगा, और यहाँ पे बचेगा x, तो y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू टेन थीटा माइनस, अब जरा दूसरे वाले टर्म में देखना, ऊपर यहाँ पे g है, नीचे 2 आएगा, फिर आएगा v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेशन तुम जानते हो, ये आएगा g अपॉन 2 v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर को हमने किनारे कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो y और x में एक रिलेशन आ गया। ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को सभी बच्चे याद रखेंगे। एक छोटा सा फार्मूला आया है, बहुत आसान सा, बहुत आसानी से याद भी हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत छोटा इक्वेशन है, ठीक ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे छोटा इक्वेशन। बोलो यार, समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा बड़ा है इक्वेशन, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया है, ये पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन है। ये जो y और x में रिलेशन आया है ना, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है, ये इक्वेशन कहलाता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ मोशन से अच्छा है, बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा है उसका इक्वेशन है। कहीं कहीं लोग इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कहीं कहीं कुछ लोग इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है बच्चे, जिस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है उस पाथ का इक्वेशन, यानी जो ये वाला रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता, इस रास्ते का इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो ये कर्व पाथ है ना जिसपे पार्टिकल चल रहा है उसका इक्वेशन है। और अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो ना, इसमें y का पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है। एक जगह x की पावर 1 है, दूसरी जगह x की पावर 2 है, तो x की मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में 2 है, y की पावर क्या है, 1 है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन आता है तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। या ऐसा बोला जाता है कि जो पाथ है ना, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक। पैराबोला का नाम सुना होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक, यानी जो ये कर्व पाथ है जिसपे पार्टिकल चल रहा है ये पैराबोलिक होगा। और जो पैराबोला का नाम सबने सुना होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वैसे ही पैराबोला का भी इक्वेशन होता है, अगर x और y में से एक की पावर 1 है दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऐसा कोई इक्वेशन आता है तो उसको पैराबोलिक इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमें इस रिजल्ट को भी याद रखना है कि जो पार्टिकल है जिस रास्ते पे चलेगा उस रास्ते का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना है। और दूसरा, इस पाथ को क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पाथ। इस इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और पाथ का नेचर क्या है, पैराबोलिक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पैराबोला नीचे ही बनेगा, ऊपर भी बन सकता है क्या? इस केस में तो नीचे ही बनेगा, वो भी तरीका है, मैथ्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिर भी आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन आया है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन है ना तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा।
और अगर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ प्लस साइन आता तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनता। ठीक है ना, ऐसा मैथ्स में आप पढ़ लिए होंगे, आगे पढ़ाया जाएगा। फिर भी यहाँ पे तो माइनस है तो पैराबोला नीचे बनेगा, लेकिन अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ प्लस साइन आता माइनस की जगह तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनता। आई होप सारे बच्चों के पास समझ में आ गई होगी। इस इक्वेशन को याद रखना है। थोड़ा सा इसी में और आगे बढ़ते हैं, वापस से इस इक्वेशन पे आ जाओ। जो इक्वेशन आया है ना y इक्वल टू, ये इक्वेशन है एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। इसको जरा चेंज करते हैं बेटा, ठीक ना। एक्स टेन थीटा को यहां से कॉमन लो, तो अगर तुमने एक्स टेन थीटा को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में जहाँ एक्स टेन थीटा है तो कॉमन में चला गया तो वन बचेगा। यहाँ पे आएगा वन माइनस जी अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स टेन टेन थीटा को हमने बाहर लिया है, तो एक्स टेन थीटा को बाहर लोगे तो यहाँ पे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स टेन थीटा से। एक्स टेन थीटा नीचे आएगा, इतना मैथ्स तो मेरे बच्चे समझते हैं। तो नीचे आएगा एक्स टेन थीटा इंटू है एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा इंटू है एक्स का स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ये मैथ्स है, बात समझ में आ गई। इसको जरा सॉल्व करना। ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस, अब देखो बच्चे, एक एक्स से एक्स की एक पावर गायब हो गई तो ऊपर एक्स बचेगा। ठीक है, इसको अगर लिखोगे तो आएगा जी अपॉन, ये हो जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स तो गायब हो गया नीचे से, ये वाला एक्स गायब हो गया। टेन थीटा को लिखो साइन बाई कॉस, तो इंटू हो जाएगा टेन थीटा की जगह आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ऊपर नीचे वाले एक्स से एक एक्स गायब हो गया तो ऊपर एक्स बचेगा, तो इंटू हमने यहीं पे लिख दिया एक्स। ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। मैथ से फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू टेन थीटा इंटू वन माइनस जी इंटू एक्स अपॉन, अब जरा इसको देखना, वी नॉट स्क्वायर नीचे है, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल होगा तो ये नीचे वाला कॉस थीटा गायब होगा, ऊपर कॉस थीटा बचेगा इंटू साइन थीटा, और दो पहले से है, ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे हिसाब से इतना मैथ्स तो बच्चे समझते होंगे। इंटू ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको जरा सॉल्व करना, ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा इंटू हो जाएगा वन माइनस, इसको लिख सकते हो एक्स को छोड़ दो ऊपर, जी को नीचे लाओ तो वी नॉट स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन टू थीटा, जी ऊपर से चलेगा तो नीचे भाग जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये नीचे आ गया, और अगर ध्यान से देखो तो जो नीचे है ना, ये रेंज का फार्मूला बन गया, नीचे रेंज का फार्मूला बन गया। तो यहां से एक इक्वेशन आ गया फाइनली, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई रेंज कैपिटल आर। तो सभी बच्चे इस इक्वेशन को भी याद रखेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक नया इक्वेशन आ गया, इसको भी सब लोग याद रखेंगे। y इक्वल टू है एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सारे चैप्टर्स मिला के 1000-2000 फार्मूले हो जाएंगे। 1000-2000 फार्मूले हो ना हो, सब याद करते जाना, जो रिजल्ट है उसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, इतना याद रखना है। ये तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ फार्मूले थे वो सब मैंने आपको बता दिए, सबका डेरिवेशन करा दिया। ठीक है, ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। ठीक है, अब जरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझना, थोड़ी सी बात समझना। मैंने क्या बोला था,
ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? जिस रास्ते पे पार्टिकल चल रहा है उसका इक्वेशन। और इसके लिए हमने किया क्या कि x और y टाइम पे डिपेंड कर रहे थे, तो हमने दोनों इक्वेशन का यूज करके टाइम को एलिमिनेट कर दिया। x और y जिस अननोन पैरामीटर टाइम पे डिपेंड कर रहे थे, हमने दोनों इक्वेशन का यूज करके उस टाइम को एलिमिनेट कर दिया। और एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आया वो कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आपसे दो इक्वेशन दे करके कोई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछे तो क्या करेंगे? हम हमेशा x और y में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ, तो y और x में रिलेशन निकालेंगे। y और x को में रिलेशन निकालने के लिए जो अननोन पैरामीटर है बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। अपने लेवल पे टाइम आएगा इन जनरल, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ अभी। देखो बच्चे, यहाँ पे एक दो लाइन लिखा हुआ है थ्योरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है? Equation of trajectory of a particle is the mathematical equation of the path of the particle in the given reference axis. Reference axis का मतलब भाई हमारे लिए अभी x और y है। To find the equation of trajectory, we have to eliminate the unknown parameters on which x and y depends. ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है, तो उसका मतलब मैं नीचे लिख दिया हूँ, इस बात को आप याद रखना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। व्हाट इज एक्स? एक्स का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट। यानी एक ऐसा इक्वेशन जो पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताए वो कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक ऐसा इक्वेशन जो पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताए वो कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बात समझ आ गई? चलो बच्चे, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का। अब सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, सभी लोग पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या क्या पूछा है? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। भव्या सर, आपने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर दो, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक ना। मैं डिस्कस करा दूंगा, निश्चिंत रहो, हो जाएगा, मुझे याद है, ठीक। तो एक प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है। सबसे पहले तो निकालो थीटा क्या होगा, और उसके बाद निकालना है इनिशियल वेलोसिटी यानी वी नॉट। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया, tan−1 सही है। गर्वित, वसुदेव, प्रियम, सबने कर लिया है। केशव, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो ना, आ जाएगा। चेतन, ध्रुव, शिवम, डन। हर्षिता tan−1/3। विशाल, दीप, आई होप सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। काफी बच्चों ने आंसर लिख दिया, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है, सभी लोग लिखना छोड़ के इधर ध्यान दो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो दिया है ना, ये है y इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर। ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। और हमने जो इक्वेशन डिराइव किया है वो इक्वेशन है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है ऊपर वाला और हमने नीचे वाला डिराइव कर लिया है। दोनों को कंपेयर करो। हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करोगे ना, तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें x के साथ 3 है और हमारे वाले इक्वेशन में x के साथ tan थीटा है।
तो 3 का काम करेगा tan थीटा, ठीक है। x का कोफिशिएंट 3 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट tan थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद जो tan थीटा है ना, tan थीटा 3 आ गया, और इसके बेसिस पे अगर आपसे कोई पूछे कि थीटा बताओ, तो आपको लिखना आता है tan इनवर्स 3। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3, ठीक है। अब अगर थीटा आ गया तो जरा cos थीटा, जरा एक ट्रायंगल बनाना। इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो tan थीटा 3 है, यानी tan थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो 3/1। तो परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 1 होगा। तो हाइपोटेनियस क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √10 होगा। √a² प्लस b² हाइपोटेनियस निकालना है 10। तो अगर यहाँ से बच्चे तुम cos थीटा निकालना चाहो ना, तो cos थीटा हो जाएगा बेस 1 है, हाइपोटेनियस √10 है। तो cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/√10। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ने पे आप लिख सकते हो 1/√10। अब जरा x² के कोफिशिएंट पे आओ। क्वेश्चन में x² के साथ 4 है, क्वेश्चन में x² के साथ 4 है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में g/2 v0² cos² थीटा। तो दोनों को कंपेयर कर लो। तो जब x² के यहाँ पे हम ना x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में x² के साथ 4 है, 4 है, और हमारे इक्वेशन में g/2 v0² cos² थीटा। तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो जब दोनों को इक्वेट करोगे, ये इक्वेशन आएगा g/2 v0² cos² थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। कंपेयर कर दिया। अब इसको सॉल्व करो। तो जब सॉल्व करोगे ना, तो g की वैल्यू ऊपर 10 है, अपॉन 4, v0 निकालना है तो v0² को छोड़ दो, cos² थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1/√10 है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो इक्वल टू हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करो बच्चे। ऊपर 10 है, नीचे है 4, इंटू v0² इंटू 1/√10 का स्क्वायर करोगे तो 1/10 इक्वल टू 4। कैलकुलेशन हो जाएगा ना। इस वाले 10 को ऊपर भेजो तो 100 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद 100/4 v0² इक्वल टू 4। अब तो v0 आ जाएगा ना, v0² की वैल्यू हो जाएगी 100/16। 100/16, इसका मतलब v0 कितना हो जाएगा, अंडर रूट लोगे तो 10/4। 10/4 का मतलब 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे बच्चों का सही भी है। बात समझ में आ गई। तो v0² होगा क्या, मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ बेटा ठीक ना, देख यहाँ पे 2 होगा भाई, अगर कुछ गड़बड़ हो तो याद दिला देना। ये 2 v0² होगा, ये गलत लिख दिया था मैंने। तो जहां जहां 4 है उसको 2 करो, जहां जहां 4 है, तब कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 100/2 v0² आएगा, तो 100/8 आएगा, तो v0 की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब मैं समझा चुका हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको देखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, वो डिस्कस कर देता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। या किसी को आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला आंसर निकाल लो। वो क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। आंसर भी बहुत बच्चों का आ चुका है। सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। देखो पहले क्वेश्चन करते हैं, होमवर्क वाला क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करूंगा।
बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख भी दिया है, वो सॉल्व हो चुका है, फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, आप कर लिए होंगे। पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग आंसर निकालेंगे। देखो, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम टी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। इसमें फर्स्ट केस y दे रखा है 3t² प्लस 2t प्लस 5 और x दे रखा है 5t। हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर सभी लोग निकाल लें, सभी बच्चे फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालो। y दे रखा है 3t² प्लस 2t प्लस 5, x है 5t। ओम किशोर डन, चेतन डन। हमें y और x में रिलेशन निकालना है ना, टाइम को एलिमिनेट कर दो। सृष्टि डन हो गया, केशव, जानवी, आयुष, तो सबने कर लिया, काफी बच्चों ने। एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आ गया तो सेकंड पार्ट का आंसर निकालो। सभी लोग एक बार सॉल्व कर लो फटाफट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों पार्ट का आंसर सभी बच्चे निकालें फटाफट। प्रियम ऑल डन, हर्षिता डन, बट लॉन्ग आंसर। ठीक है बेटा, लॉन्ग आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता। देवांश सर लास्ट वाला एक बार और। चेतन, अर्पित, सृष्टि सर ऑफलाइन क्लासेज कब खुलेंगी? ऑफलाइन क्लासेज गवर्नमेंट के हिसाब से खुलेंगे बेटा, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, तुम अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम और है, सभी लोग सॉल्व कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। मुदित डन हो गया, रो डन, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। प्रैक्टिस की तो जरूरत पड़ेगी बेटा ना। डन, ठीक है, चलो सब लोगों ने कर लिया होगा, ऑल डन। अब मैं बताता हूँ, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू दे रखा है 5t। मैंने क्या बोला था, टाइम को हटाओ तो t इक्वल टू होगा x/5। t इक्वल टू x/5 होगा। अब इस t की वैल्यू y में पुट करो, तो y इक्वल टू है 3t² प्लस 2t प्लस 5। इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करो तो y इक्वल टू हो जाएगा 3, t की जगह पुट करो x/5 का होल स्क्वायर प्लस 2, t की जगह आएगा x/5 प्लस 5। ये आंसर होगा। कैलकुलेशन आप करते रहना, स्क्वायर करते रहना, वो आप जानते हो, लेकिन फाइनल आंसर y और x में जो रिलेशन होगा यही आएगा। बात समझ में आ गया? अब जरा आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, बस ये मैथ्स है, कुछ है नहीं, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है, बस रिलेशन निकालना है। x इक्वल टू है, सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू दे रखा है 2 प्लस 2t प्लस दे रखा है 4t²। x की वैल्यू है 2 प्लस 2t प्लस 4t² और y क्या दे रखा है 4t प्लस 8t का स्क्वायर। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को यूज करके x और y में रिलेशन निकालना है। ठीक है ना, x और y में रिलेशन निकालना है तो क्या करें, जरा y में से 2 को बाहर करना बच्चे, ये हो जाएगा 2t प्लस 4t²। ये y हो गया 2t प्लस 4t²। अब इसको सॉल्व करने का आपका मेथड अलग अलग हो सकता है,
उसमें से एक मेथड मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है। अलग अलग बच्चों का आंसर निकालने का मेथड, कैलकुलेशन का मेथड अलग अलग हो सकता है। उसमें से एक मेथड मैं भी बता रहा हूँ। y इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2t प्लस 4t स्क्वायर। अब जरा ऊपर वाले इक्वेशन में आना, यहाँ से x माइनस 2 की वैल्यू निकालो जरा। इस 2 को लेफ्ट में ले जाओ तो x माइनस 2 क्या बचेगा, 2t प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2t प्लस 4t स्क्वायर। और इस 2t प्लस 4t स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे पुट कर दो। 2t प्लस 4t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो पुट करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स 2t प्लस 4t स्क्वायर की जगह आएगा x माइनस 2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर 2x माइनस 4। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब आ जाओ बच्चे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में दे रखा है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ए और ओमेगा कांस्टेंट है। तब इसको क्या करें, x और y की वैल्यू दे रखा है। x इक्वल टू दे रखा है ए साइन ओमेगा टी और y की वैल्यू दे रखा है ए कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे टाइम को हटाना, x और y में रिलेशन निकालना। इसका क्या करें, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। बिल्कुल सही है, यही काम करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स का स्क्वायर करोगे ना तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। एक्स की जगह आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर करो। ए स्क्वायर को बाहर किया, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और आई होप ऐसा इक्वेशन आपने देखा होगा। ठीक है, जब ऐसा इक्वेशन देखा, इस इक्वेशन का नाम भी पता होगा, ये कहलाता है सर्कल। सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस सर्कल को ड्रॉ करना चाहो ना तो सर्कल को तुम ड्रॉ भी कर सकते हो। ये जो सर्कल होगा ये बनेगा कुछ ऐसा। ये सर्कल ले लिया, यहाँ पे सर्कल का सेंटर ले लिया, ये होता है एक्स, इस डायरेक्शन में आता है वाई, और सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन पे। और जो सर्कल की रेडियस होगी ना, रेडियस आर, ये रेडियस ए के बराबर होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में रेडियस ए के बराबर आएगी। ठीक है, ये तो पता भी होगा। थर्ड पार्ट के बाद अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में दे रखा है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू दे रखा है b cos ओमेगा टी। ए और बी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। सर डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी बच्चे ने लिखा है डिवाइड भी कर सकते हैं। नहीं, डिवाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, तो टाइम एलिमिनेट नहीं होगा। बात समझ में आ गई, टाइम एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। चाहे किसी और मैथ्स को यूज करोगे, दूसरे तरीके से भी एलिमिनेट करोगे तो इस इक्वेशन फाइनली सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। इसमें साइन थीटा को एलिमिनेट करना है, इसके लिए पता है क्या जुगाड़ करना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जरा x अपॉन ए की वैल्यू निकालना। x अपॉन ए हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ये से डिवाइड कर दिया। ये मैथ से बस सोचना है क्या कर सकते हैं। यहाँ पे b को जरा नीचे लाओ, तो y अपॉन बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी।
पहला इक्वेशन आ गया x अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन आ गया y अपॉन बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस आएगा y बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू x बाई ए की जगह आएगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर है तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कैलकुलेशन है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1। आई होप इसका नाम आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। इसको बोलते हैं एलिप्स। ये आ गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी से ज्यादा है तो इसका ग्राफ बनाना आपको आता होगा। एलिप्स का डायग्राम कैसे बनता है आई होप सारे बच्चों को पता होगा, मैं भी बना देता हूँ। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। इसके अगर डायग्राम की बात करो ना, इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस अगर आप बनाओगे इस डायरेक्शन में होता है एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में होता है वाई एक्सिस, यहाँ पे होता है ओरिजिन, ठीक है। ये वाली लेंथ ए होगी, ये वाली लेंथ बी होगी। ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। आपको नाम भी पता होगा, नाम याद रखना, कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी नाम याद रखना। ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस। ये नाम याद रखना बस। एक कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस, दूसरा कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। बस इसको याद रखना, बाकी मैथ्स में पढ़ना डिटेल में। ये तो हो गया। अब लास्ट पार्ट और कर लेते हैं फिर मैं छोड़ देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सर टाइम हो गया, तो बस मैं छोड़ने ही वाला हूँ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और देख लो फिर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में x दे रखा है e टू दी पावर -2t और y भी दे रखा है 5 प्लस समथिंग। इसको लिखते हैं जरा। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, अगर फिफ्थ पार्ट की बात करो ना तो फिफ्थ पार्ट में x दे रखा है e टू दी पावर -2t और y दे रखा है, y की वैल्यू 5 प्लस 2, y दे रखा है 5 प्लस है 2 इंटू ई टू दी पावर -2t प्लस है 3 इंटू ई टू दी पावर -40। इसको सॉल्व करो जरा। y इक्वल टू 5 प्लस होगा 2 इंटू ई टू दी पावर -2t प्लस 3 ई टू दी पावर -40 को लिख सकते हो ई टू दी पावर -2t का होल स्क्वायर। कई बच्चों का आंसर आ भी गया है और सही भी है। ई टू दी पावर -2t का होल स्क्वायर ई टू दी पावर -40 होगा। तब यहाँ पे पुट करो 5 प्लस होगा 2 ई टू दी पावर -2t की जगह x रख दो। यहाँ e टू दी पावर -2t है तो x के बराबर होगा, यहाँ भी e टू दी पावर -2t है तो x के बराबर होगा। तो जहाँ जहाँ e टू दी पावर -2t है वहाँ पे x रखो तो 5 प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पे x का होल स्क्वायर। ये आएगा फाइनल आंसर। बहुत सारे बच्चों का सही भी है। तो जितना मैं पढ़ा दिया हूँ इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन अभी रह गया, कोई नहीं, उसका डिस्कशन मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। और बाकी जो होमवर्क है उसको मैं हैंड आउट के साथ में भेज दूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसको मैं कल कराऊंगा, होमवर्क मैं दे दूंगा हैंड आउट में। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर 2D खत्म हो गया, नहीं अभी 2D खत्म नहीं हुआ।
अभी 2D 2-3 दिन और चलेगा, 3 दिन मान के चलो और लगेंगे, ठीक है। राहुल सर तो आ जाएंगे, हाँ बेटा आ जाएंगे। मुझे 1 से 2 क्लास और लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 क्लास या ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास, उसके बाद सर आ जाएंगे, तो आप सर से पढ़ाना, ठीक है। चलो मीटिंग खत्म किया जाए ना, क्लास में खत्म करता हूँ। बाकी आप लोग पढ़ाई कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक ना। ओके बाय।